हाँ तो बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट स्टार्ट होता है वो बर्लिन की दीवार से स्टार्ट होता है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी और 1989 में गिराई गई। ये जो बर्लिन की दीवार है, ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती है। यानी पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के मध्य विभाजन का यह प्रतीक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, जो 28 वर्ष तक खड़ी रही और शीत युद्ध का प्रतीक इसको माना गया है। इस चैप्टर में एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह चैप्टर 6 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के, और 4 प्रश्न अति लघुतरात्मक आएंगे नंबर के आएंगे, यानी एक एक नंबर के आएंगे। तो इसमें बड़े प्रश्न को हम नहीं टच करेंगे, सिर्फ वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर ही केंद्रित रहेंगे। तो जब बर्लिन की दीवार है वो 150 किलोमीटर लंबी थी और 1961 में बनी और 1989 में इसको गिरा दिया गया। ये और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश फांसीवाद का शिकार हो रहे थे। तो सोवियत संघ ने फांसीवादी विचारधारा से या फांसीवाद से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किया, और ये पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, और ये 8 देश सोवियत संघ के साथ जुड़ चुके थे और इनको दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। यानी पूर्वी यूरोप के वो देश जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे, वो पूर्वी दुनिया के नाम से जाने जाने लगे। आगे हम देखेंगे कि 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में ये क्रांति हुई थी, और उसके बाद समाजवादी विचारधारा रूस में आई। और व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। व्लादिमीर लेनिन का वही स्थान है जो स्थान हमारे भारत में महात्मा गांधी का है। तो व्लादिमीर लेनिन ने समाजवादी विचारधारा को वहां चालू किया, और ये समाजवादी विचारधारा के एक तरह से स्तंभ इनको माना जाता है, इनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अब आता है नंबर सोवियत राजनीतिक प्रणाली। समाजवादी व्यवस्था लागू होने के बाद में वहां सोवियत प्रणाली चालू हुई। सोवियत प्रणाली के जरिए सोवियत संघ ने बहुत आर्थिक विकास किया, यानी पिन से लेकर के कार तक वहां बनाया जाने लगा। यहां समानता पे आधारित प्रणाली है ये। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में थी, धुरी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से वहां चल रही थी, और ये राज्य के नियंत्रण में थी। 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। ये जो सोवियत संघ है, ये 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है वो है व्लादिमीर लेनिन। अभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, बोल्शेविक समाजवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979 में, और 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के बाद सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, और वहीं से सोवियत संघ डाउनफॉल में आ गया था, जिससे सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव पड़ गया था। 1970 के दशक में सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई और लास्ट में ठहर सी गई थी। अब आता है 1980 के दशक के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1984 के लगभग ये महासचिव बने सोवियत संघ के। आगे आता है कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक राज किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्षों तक राज किया? 70 वर्षों तक राज किया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र रूस को बनाया गया। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राष्ट्र है वो रूस को बनाया गया, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश था उनमें, और रूस को ही
संघ में स्थायी सदस्यता का दर्जा दिया गया। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में यूएसएसआर के 3 देश यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अभी प्रश्न आ जाए कि रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। और रूस, यूक्रेन और बेलारूस कब अलग हुए, दिसंबर 1991 में। और बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसने 25 दिसंबर 1991 को इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से। 25 दिसंबर, याद रखना, 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति से त्याग पत्र दे दिया था। अब आगे आता है कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इस मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए सोवियत संघ की 2 नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। अभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों के लिए कौन सी 2 नीतियां अपनाई, तो वो 2 नीतियां थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन। यानी वो उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाह रहे थे ताकि लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रुझान उनका ना हो जाए। अब आगे आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। सोवियत संघ को और देशों के साथ, यानी पूंजीवादी जो देश है उनसे बराबर तारतम्य बनाने के लिए, उनसे बराबर खड़ा करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक नीतियां अपनाने के बाद में शॉक थेरेपी भी अपनाई। और ये जो शॉक थेरेपी है, जो कि आघात पहुंचाकर उपचार करना है, इसकी मान्यता थी कि मिल्कियत पर निजी स्वामित्व का समर्थन होना चाहिए। निजी स्वामित्व को वो ज्यादा तवज्जो दी गई। तो उससे क्या हुआ, शॉक थेरेपी के जरिए वहां के जो मिल्कियत है, वहां के जो संसाधन है, वो औने पौने दामों पे बिक गए थे, जो कि आगे जाकर के अब आगे देखिए इसमें 90% उद्योग निजी हाथों में सौंप दिए गए। शॉक थेरेपी के बाद जब चली तो 90% जो उद्योग धंधे हैं वो निजी हाथों में चले गए थे। अब इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो शॉर्ट आंसर जो प्रश्न है उनको तो हमने क्लियर कर लिया। फिर भी यदि आउट ऑफ सिलेबस चले जाए तो उसमें 3-4 प्रश्न ही बनते हैं। पहला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है। दूसरा ये बन सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या दुष्परिणाम निकले। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों के लिए क्या प्रयास किए, उनके प्रयास कहां तक सार्थक रहे, और यदि उन्होंने आर्थिक प्रयास किए भी तो भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये जो प्रश्न है इनको भी आप देख लेना। कुल मिलाकर ये पार्ट 6 अंक का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न इसमें से आएंगे, इसलिए बड़े प्रश्नों पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना टाइम मिले आप बुक्स पढ़िए, पासबुक्स और डेस्क वर्क को पढ़ने के बजाय आप बुक्स पढ़िए, बुक से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बेस्ट